आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेधा ट्यूटोरियल में। आज मैं जो वीडियो लेक्चर आपके बीच रिप्रेजेंट करने वाला हूं वह बायोलॉजी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट होगा। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में मैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी को लेकर चर्चा किया था, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी यानी साइंस जिसमें मैं बायोलॉजी जिसको हम लाइफ साइंस भी बोलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो मैं सोच रखा हूं कि धीरे धीरे बायोलॉजी के प्रति आपका इंटरेस्ट कैसे बढ़े, इसलिए मैं एक एक चीज़ पर बारीकी से सोच रहा हूं और धीरे धीरे वो सारा कुछ जो पहले आवश्यक है, क्योंकि होता क्या है ना कि हमारा बेस कमज़ोर होता है और बेस कमज़ोर होने के कारण हम बायोलॉजी के बारे में विस्तृत जान नहीं पाते हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है ना कि बायोलॉजी बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। लेकिन मैं इसको अपने तरीके से, अपने सोच से बहुत आसान बनाने वाला हूँ। तनिक भी नहीं लगेगा कि बायोलॉजी डिफ़िकल्ट है। वैसे में मेरा मानना है कि बायोलॉजी जो है यह ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश में इसको कोई भी पढ़ा लेता है, मतलब ऐसा समझा जाता है यह कोई विषय ही नहीं है, अर्थात यह जिम्मेवारी वैसे लोगों को नहीं दी जाती है जो इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। यह जिम्मेवारी उनको दे दी जाती है कि वो जैसे तैसे पूरा कर ले। जरा सोचिए कि अगर बायोलॉजी कोई भी पढ़ा लेगा जो इसमें पढ़ा लिखा नहीं है, जो अच्छा नहीं किया है, जिसका दूर दूर तक कभी इससे नाता नहीं रहा हो, आप सोचिए कि वो बायोलॉजी कैसे पढ़ा सकता है। हाँ, जो इसमें पढ़े हैं वो पढ़ा सकते हैं। तो इसको एक ऐसा सब्जेक्ट, बिल्कुल आसान सब्जेक्ट, ऐसा समझा जाता है कि इसमें कोई स्कोप ही नहीं है, कोई करियर ही नहीं है, और दे दिया जाता है तुम पढ़ा लो, तुम पढ़ा लो। यह गलत है। हम सोच के देखें, हम 50 ऐसे चीज़ों की बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। आज दौर देखिए, हर जगह बात इसकी हो रही है और होगी भी। मैं बराबर इसके तरफ आपका इशारा कर रहा हूं कि आप इसको इग्नोर नहीं करें, इसको अच्छे से पढ़ें और पढ़े वहां जो आपको अच्छे से गाइड करता हो। जो टीचर इस विषय में अगर अच्छा पढ़ाई किया है वो बहुत बढ़िया से आपको गाइड कर सकता है। तो बायोलॉजी भी एक विषय है, इसको हम इग्नोर नहीं करें। तो आइए आप सबों का मेरे बायोलॉजी क्लास में, जैसा कि मेरा YouTube चैनल है, अब जगह जगह से खबर भी आ रही है कि आप ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास इसको जारी रखिए, और मैं भी अब संकल्प ले लिया हूं कि इसको कभी भी नहीं रोकूंगा। आसपास के लोग जहां तहां रह रहे हैं वहां से खबर आ रही है कि नहीं, इसको जारी रखा जाए, मेरे बच्चे आपसे पढ़ेंगे। मुझे भी खुशी हो रही है, सबसे ज़्यादा तब जब मेरे लिखावट की प्रशंसा ब्लैक बोर्ड पे जो मैं लिखता हूं, स्पष्ट एक एक चीज़ को समझाता हूं, इसकी हो रही है। जो कर रहे हैं उसको हृदय से धन्यवाद देते हैं और प्रशंसा मिल रही है कि नहीं, आपका प्रयास बहुत अच्छा है और इसको जारी रखा जाए। तो इस तरह से आप लोग का भी सहयोग चाहिए। आप समय समय पर हमें सहयोग करते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ में बता रहा हूँ जिसकी नितांत आवश्यकता है। इसलिए आप इस पे ध्यान देंगे और मुझे
हमेशा प्रेरित करते रहेंगे, अपनी शुभकामना देते रहेंगे ताकि मैं अच्छा कर सकूं। लेकिन बायोलॉजी एक विषय है, इसको कभी नहीं भूलें। तो आइए मैं आपको सेकेंड पार्ट यानी अपना ये इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट जो आज जिसमें मैं कुछ आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं, ध्यान से देखें। यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पार्ट 2 में इसके पहले मैं बायोलॉजी के बारे में बताया, उसके बाद उसके कुछ ब्रांचेज के बारे में भी मैं बखान किया था। अब क्या है, अब उससे आगे अगर चलते हैं तो आता है 5th नंबर में हिस्टोलॉजी। जैसे उसमें शायद में एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी वगैरह का को समझाया था। अब उससे आगे हिस्टोलॉजी है, औतिकी, और ये क्या है, उत्तक विज्ञान है। देखिए, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, टिश्यू ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जैसा कि मैं बता रहा हूं हमेशा कि आपको मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और हिंदी इंग्लिश का जब समावेश रहेगा तो आप पूरा विश्वास है कि बेहतर समझेंगे और बेहतर कर जाएंगे। होता क्या है कि 10वीं तक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनको इंग्लिश बताया ही नहीं जाता है, सीधे उसका हिंदी लिखवाया जाता है, जिसके कारण वो जान नहीं पाते हैं कि ये कुछ क्या है, और आगे जाते हैं तो उनको एक बैग इन सारे चीज़ों से अवगत होना पड़ता है और फिर वो चूक जाते हैं। तो हम टीचर्स को चाहिए कि विशेष रूप से साइंस का सब्जेक्ट्स जब हम 10वीं 9वीं 8th में पढ़ा रहे हो तो उसी समय हिंदी लिख रहे हैं तो उसका इंग्लिश भी लिख देना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि दोनों, लगभग कुछ शब्दों को, कुछ टर्मों को दोनों ही वे में लिखा जाए, तो जाकर स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया समझ पाएंगे। आइए यहाँ पर हिस्टोलॉजी में जैसा कि बताया औतिकी और उत्तक विज्ञान है। देखिए इसमें कोशिका और टिश्यू, उत्तक के सूक्ष्म से सूक्ष्म रचना का अध्ययन किया जाता है। देखिए हिस्टोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है। अब देखिए हिस्टोलॉजी आर यूज्ड इन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, इन एडुकेशन एंड सो ऑन। तो यहां पर हम कहने जा रहे हैं कि हिस्टोलॉजी का जो आप प्रयोग है वो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, जैसे क्रिमिनल के पहचान के लिए, चूंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर हम जब सूक्ष्म से सूक्ष्म इसके टिश्यू सेल के सूक्ष्म से सूक्ष्म संरचना को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इससे पता चल जाता है, कारण पता चल जाता है कि मर्डरर कौन है। जैसे कुछ भी अगर हमें मिल जाए तो उससे हम, माने सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें अगर मिल जाए और उसकी जांच किया जाए तो निश्चित हम उस क्रिमिनल तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से हिस्टोलॉजी यहां तक सहायक सिद्ध हुआ है। अब देखिए इसके बाद शव परीक्षण, जैसे कि जिसको ऑटोप्सी कहते हैं, ऑटोप्सी, तो उस तरह से जब कोई डेथ कर जाता है, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उस शव परीक्षण में भी इसके सहारे हम मदद लेते हैं, अर्थात उसकी जांच में भी यह हिस्टोलॉजी क्या है, बहुत ज़्यादा सहायक है। तो इस तरह से हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड टिश्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो इस तरह से देखिए हम हिस्टोलॉजी में सूक्ष्म से सूक्ष्म संरचना का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ
किसके अंडर? तो माइक्रोस्कोप में लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो आता है उसके सहारे हम इसका अध्ययन करते हैं। अब देखिए, हिस्टोलॉजी, औतिकी और उत्तक विज्ञान, इसको बेहतर समझे होंगे आप। मैं एक एक चीज बताऊंगा। पहले जब आप सारे ब्रांच के बारे में जान जाएंगे कि बायोलॉजी के ब्रांच कौन है, बायोलॉजी के मेजर ब्रांच कौन है, बायोलॉजी के सब ब्रांच कौन है, तो इन सारे चीजों से जब आप अवगत हो जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि अभी अनभिज्ञ है कि होता क्या है। लेकिन जैसे जैसे हम बताएंगे आपको कि बायोलॉजी आखिर क्यों पढ़ा जाए, फिर बताएंगे आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, या बताएंगे आपको कि इसका स्कोप कहाँ कहाँ है, तो अवश्य आपकी रुचि बढ़ेगी और आप बेहतर समझेंगे। तो यहां देखिए, अगर बात करें पैथोलॉजी, रोग विज्ञान, तो देखिए इट इज, ये पैथोलॉजी जो है, रोग विज्ञान, यह रोग जो डिजीज है उससे संबंधित है। देखिए, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द डिजीज, डिजीज के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर उसमें पैथोजेंस अर्थात उस डिजीज का कारण क्या है, इन सारे चीजों का अध्ययन हम किसके अंदर अंतर्गत करते हैं, तो पैथोलॉजी। देखिए, रोग विज्ञान, रोग विज्ञान अर्थात जितने सारे डिजीजेस हैं, हम इसको अगर देखें तो इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, पैथोलॉजी में करते हैं। अब देखिए, अब है यहां पर एक, अगर यहां पर लिख दे हम हिस्टोपैथोलॉजी, देखिए हिस्टोपैथोलॉजी रोग विज्ञान, तो हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब यह हुआ कि हिस्टो तो आपको मैं समझाया, टिश्यू सेल का अध्ययन, और पैथोलॉजी में हम रोग का अध्ययन करते हैं। तो अगर हम दोनों को मिला दे तो ये देखिए हिस्टोपैथोलॉजी, यानी दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप है और दोनों का महत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस तरह से दोनों को अगर मिला दे तो हिस्टोपैथोलॉजी, हाँ, इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी और पैथोलॉजी, जैसा कि यहां हमने आपको बताया। अब है देखिए, अब है टैक्सोनॉमी। देखिए टैक्सोनॉमी, बार्गीकी, वर्गीकरण, क्रमबद्धीकरण, पहचान और नामकरण। देखिए इसमें देखिए, जैसा कि हमको मालूम है कि इस पृथ्वी पर काउंटलेस ऑर्गेनिज्म है और सबका अध्ययन करना संभव नहीं है, इसलिए क्या किया गया है, कुछ खास आचरण, कुछ खास लक्षण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, तो उसके खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखा गया है और तब उसको क्या किया गया है, एक ग्रुप में रख दिया गया है ताकि अध्ययन सुगम हो जाए। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, तो इसमें जैसे कि किसी भी प्लांट्स एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन, फिर उसका क्लासिफिकेशन, तो इन सारे चीजों का अध्ययन क्या है, तो ये टैक्सोनॉमी है। तो टैक्सोनॉमी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अभी भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनका अध्ययन जारी है, जबकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि टैक्सोनॉमी, जिसको हम क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, तो इस तरह से हम इसमें जीवधारियों का अध्ययन करते हैं और सारे जीवधारी का अध्ययन जो है एक खास स्पेशल फीचर्स जिसको बोलते हैं ना, उसके आधार पर किया जाता है। अब देखिए जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। देखिए आनुवंशिकी, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर्स माता पिता के या फिर उनके पूर्वजों का आने वाले संतानों में ट्रांसफर होता है, तो इसमें हम हेरिडेटरी कैरेक्टर्स जो होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए यह क्या है, यह बायोलॉजी का एक ब्रांच है, जैसे जिसमें जेनेटिक वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडेटरी कैरेक्टर्स, जेनेटिक वेरिएशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से जेनेटिक्स जो है, अब देखिए होता क्या है कि हम देखते हैं कि कभी कभी बच्चे
अपने पेरेंट्स में से, यानी उनके पेरेंट्स जो होते हैं ना, तो पेरेंट्स के सबसे अच्छे गुण को वो ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर क्या है, अपने जीवन में आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर पिता में एक ही उनका करेक्टर बहुत अच्छा है, हो सकता है कि उनकी आंखें बहुत अच्छी हो, बाकी सब कुछ खराब हो, और माँ जो है, माँ हर तरह से अच्छी हो, तो उस आने वाला संतान यह पॉसिबिलिटी पर निर्भर करता है कि वह पिता की जो आंखें अच्छी है वो गुण और माँ के सब गुण लेकर जब अपने जीवन में आता है तो माँ और पिता दोनों से अलग हो जाता है, और तब कहा जाता है कि यह कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। कभी कभी यह भी होता है कि माता पिता बहुत कुरूप हों, बच्चे अच्छे हो जाते हैं। तो बच्चे अच्छे कैसे हो जाते हैं? हो सकता है कि वो अपने पूर्वजों के ट्रेट्स, लक्षण को लेकर जीवन में आए हो। तो इस तरह से काफ़ी चेंजेस, काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि माता पिता कैसे भी हो, लेकिन उनकी संतान बहुत अच्छे हो जाते हैं तो कहा जाता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, इसके माता पिता तो वैसे नहीं हैं। तो इस तरह से देखिए, ये जो गुण स्थानांतरित होता है, जिसका ट्रांसफ़र होता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं? जेनेटिक्स में करते हैं। वो बच्चे बहुत भाग्यशाली होते हैं जो अपने माता पिता की सारी अच्छाई को, पिता में अगर एक दो अच्छाई है तो वो भी ले लेते हैं और माँ के पूरा ले लेते हैं, तो इस तरह से वो बहुत अच्छे कहलाते हैं। तो इस तरह से ये ट्रेट्स जो होता है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्थानांतरित होते रहता है। जैसे मान लीजिए कि माँ की आंखें नीली है, तो हो सकता है उसकी संतान की भी आंखें नीली होगी। मैंने कहने का मतलब है, हाव भाव, स्वभाव, हर कुछ ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से ये जेनेटिक वेरिएशन और हेरेडिटी जो करेक्टर्स है, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? तो जेनेटिक्स में करते हैं। जैसा कि मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा बहुत कुछ साबित कर दिया था मटर के पौधों पर, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, फिजियोलॉजी, यहाँ आप देख सकते हैं, फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान। देखिए, हमारे अंदर जो भी लाइफ प्रोसेस है, जो भी कुछ चल रहा है, जैसे मूवमेंट, रेस्पिरेशन, ये सारा कुछ जो चल रहा है, इसके अध्ययन को हम, इसका अध्ययन किस में करते हैं? तो फिजियोलॉजी में, शरीर क्रिया विज्ञान में करते हैं, जिसको कार्डियकी भी बोलते हैं। हमारे अंदर जो भी फंक्शन चल रहे होते हैं, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किस में करते हैं? तो फिजियोलॉजी में, शरीर क्रिया विज्ञान में हम करते हैं। देखिए, अब बात करें एम्ब्रायोलॉजी की, तो एम्ब्रायोलॉजी में भ्रूणिकी या भ्रूण विज्ञान आता है, जिसका इस हिंदी आता है भ्रूणिकी या भ्रूण विज्ञान। देखिए, यहाँ स्पष्ट में हिंदी में लिखते हूँ, आप ये नहीं कहेंगे कि सर आप केवल इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश, बायोलॉजी में इंग्लिश और हिंदी का समावेश हो तो इससे अच्छी पढ़ाई की कोई नहीं समझी जाती है। बायोलॉजी हिंदी और इंग्लिश में पढ़ना ही चाहिए, आगे चल के तो प्योर इंग्लिश हो जाएगा। और कोई भी किताब, बहुत सारी किताब ऐसी है जो इंग्लिश में ही है, हिंदी में उस नहीं है। तो हमको समझने के लिए बायोलॉजी अगर समझना है, जैसे रिसेंट अगर कोई खोज होता है इससे रिलेटेड, तो वो तो सब इंग्लिश में आता है। जैसे क्विक मैसेज आता है हमारे मोबाइल में, तो हम जब उसको खोल के पढ़ते हैं तो इंग्लिश में होता है। हाँ, हिंदी बनती है तो देर हो जाती है। इसलिए क्या है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी हो। और मैं तो इंग्लिश का भी क्लास दे रहा हूँ, जैसे ग्रामर का क्लास है, या स्पोकन क्लास भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है कि स्पोकन क्लास और ग्रामर क्लास, ये दोनों आप जारी रखिए और हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे खास बात ये कि जो हमसे पहले भी पढ़ चुके हैं, अब वो भी कमेंट्स कर रहे हैं कि सर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मैं क्लासरूम में बैठा हूं। वो भी हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप इसको कंटिन्यू जारी रखिए, इसको कभी बंद नहीं कीजिए, आप जीतेंगे, आप अच्छा कर लेंगे।
तो मैं भी अब संकल्प ले लिया हूं, मेरा यह दृढ़ संकल्प है कि मैं इसको स्टॉप नहीं करूंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस है, विषय पर कमांड है, और तब तो मैं बहुत अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एनालाइज जो मैं कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस है, उस विषय वस्तु के प्रति ज्ञान है, तो जाकर मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ और आप समझ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आपको मैं क्लासरूम में पढ़ाया हूँ, जैसे ऑफलाइन पढ़ाया हूँ, लेकिन ये पूरा विश्वास के साथ कर रहा हूं कि अगर आप अभी भी इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो बहुत सारे परिवर्तन को ढूंढ पाएंगे। बहुत सारा चीज़ मैं बदल दिया हूं, अब बहुत अच्छे से आज भी समझेंगे। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं बहुत, जो ये भी कह रहे हैं कि नहीं, एक एक करके आप वीडियो बनाएं, हम पुनः पढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह से देखिए, मुझे शुभकामनाएं मिल रही है और मैं बहुत अच्छे से काम करने वाला हूं। तो निश्चित रूप से आप देखें, जेनेटिक्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया आपको, टैक्सोनॉमी, पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो इस तरह से बायोलॉजी का यह जो मेजर ब्रांच तो मैं पढ़ा दिया था, इसका सब ब्रांच जो है, जो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, उन सारे चीज़ों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे, तो ये सभी जो ग्रुप है, जो सब ब्रांच है, यह आपका एक बुक बन जाएगा और एक कोर्स हो जाएगा। जब आप TDC 3 डिग्री कोर्स में एडमिशन लेंगे तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट्स में ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, ये सभी चीज़ आपको पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। और जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो निश्चित कहीं ना कहीं आप अपना कैरियर तलाश लोगे। तो इस तरह से इसमें स्कोप है। हम झूठ मूठ का रोना रोते हैं कि बायोलॉजी में कोई स्कोप ही नहीं है, बहुत सारा स्कोप है। जरा आप आसपास अगर देखेंगे तो कोई भी तो नहीं मैं बोलूँगा, कुछ होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मामूली सा डिग्री लिए हैं। अर्थात क्या है, वो अपने डिग्री के पीछे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं किए हैं और उससे कहीं ज़्यादा हम लोग करते हैं। फिर भी क्या है, स्कोप होने के कारण बायोलॉजी में वो बहुत बढ़िया कर गए और इससे रिलेटेड कोर्स करके आज लाखों और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। बहुत पैसा है इसमें। अगर इसमें हम अपना कैरियर संवारे तो आसपास में सैकड़ों उदाहरण मिल सकता है इससे रिलेटेड, जो हमें एहसास दिलाता है कि नहीं, इसमें भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आइए फिर मैं आपको बताता हूं फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान तो मैं बता दिया। अब है, देखिए, अब मैं बताता हूं एम्ब्रायोलॉजी। देखिए, एम्ब्रायोलॉजी आप अच्छे से देखेंगे, भ्रूणिकी या भ्रूण विज्ञान। देखिए, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एम्ब्रियो, भ्रूण। अर्थात एक माने फर्टिलाइजेशन से कहा जाता है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट का निर्माण होता है, यानी द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब जाइगोट क्या है? जाइगोट जब बन जाता है तो भ्रूण में वो पलता है, अर्थात उसके विकास, यानी वह बच्चा जब भ्रूण में पलता है और उसके जन्म तक के प्रोसेस के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। देखिए, भ्रूणिकी या भ्रूण विज्ञान। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ गए। अब है कि मैं बात करूं आपसे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का अर्थ क्या होता है? विकास होता है। देखिए, इवोल्यूशन का अर्थ विकास होता है। अर्थात हम जानते हैं कि हम मानव धीरे धीरे विकास किए हैं, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। पहले के मानव और आज के मानव में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो अंतर इसलिए है कि मनुष्य जो एक पीढ़ी में जो कैरेक्टर एक्वायर्ड किया, यानी कुछ भी अपने आप में जो चेंज लाया, वह क्या हुआ? उसके आगे आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हुआ। फिर वो क्या किया? वो उससे कहीं ज़्यादा
कुछ करेक्टर से एक्वायर्ड कर लिया, तो फिर उसके आगे आने वाले जनरेशन में वो ट्रांसफ़र हुआ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते करते मनुष्य के हर रंग रूप में इंटरनली एक्सटर्नली परिवर्तन होता चला गया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे, बहुत लंबा समय लगा है मनुष्य को यहाँ तक पहुँचने में। आज कोई भी मनुष्य अगली नहीं है, कुरूप नहीं है, सब स्मार्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया और मनुष्य जैसा कि बदलता चला। मैं आपको बता रहा था इवोल्यूशन, विकास। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जो आदि मानव थे वो किस तरह के थे, कैसे थे, रूप रंग क्या था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यह स्वरूप बदलता चला गया। अर्थात मैं बताऊं कि एक पीढ़ी में जो समय के मनुष्य ने कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को एक्वायर्ड किया, वह दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो गया। ऐसे करते करते बहुत सारे फीचर्स जो थे वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते गए, वो उसका समावेश होता गया और वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्थानांतरित होता चला गया, जिसका स्वरूप आज देखने को मिल रहा है कि कोई भी मनुष्य आज उस तरह से नहीं है जो बरसों पहले था। बहुत सारा परिवर्तन आ गया। अर्थात मनुष्य जो भी कैरेक्टर्स एक्वायर्ड करता है वो क्या होता है, वह ट्रांसफर होता है और वो विकास का एक कारण बन जाता है। तो इस तरह से विकास, इवोल्यूशन में हम ये पढ़ेंगे, जैसे इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना थ्योरी दिया, मत दिया, अपनी अपनी तरह से बातों को समझाई। कभी कोई जिराफ का एग्जाम्पल दिया कि जिराफ स्वभावतः अपनी गर्दन को धीरे धीरे, जब वो ग्रेजिंग करना था तो उस समय काफ़ी वेजिटेशन थे, तो वो अपने गर्दन को नीचे करके वो अपना फूड प्राप्त करता। धीरे धीरे वो समाप्त होने लगे तो वो अपने गर्दन को थोड़ा और माने ऊपर उठाने लगा। और इस क्रम में एक एक पीढ़ी में जैसे जैसे वो अपने गर्दन को उठाया, जो कैरेक्टर एक्वायर्ड किया, वो उसके ठीक अगले में स्थानांतरित होता चला गया और जिराफ की गर्दन लंबी होती चली गई। तो इस तरह से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है किस तरह से वो जीव जो है कैरेक्टर्स अपनाया, माने कैरेक्टर्स को इक्विलेट किया और वो कैसे ट्रांसफ़र हुआ। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको अब आगे बताता हूँ पैलेंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव थे, बहुत सारे प्लांट्स थे, बहुत सारे एनिमल्स थे जो बरसों पहले हमारे बीच मौजूद थे। किसी कारणवश वो क्या है, वो चट्टानों में कहीं दब गए, सड़ गए, समाप्त हो गए और उसके जब वो बरसों बाद जब उसके कुछ खास साख के आधार पर हम मनुष्यों ने अध्ययन करना शुरू किया, तब जाकर उसके बारे में पता चल पाया कि ये बरसों पहले किस स्थिति में थे। तो यानी जिसको फॉसिल्स बोलते हैं, जीवाश्म, तो जीवाश्मों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। अब है देखिए, पैलेंटोलॉजी में ये दो में इसको बांट दिया गया है। पैलेंटो देखिए, पैलियोजोलॉजी और पैलियोबॉटनी। अर्थात क्या है, जंतुओं के अवशेष का अध्ययन क्या है, पैलियोजोलॉजी है, और प्लांट्स यानी पेड़ पौधों के अवशेष का अध्ययन क्या है, पैलियोबॉटनी है। यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ। एक एक चीज़ का हिंदी भी तो बता दिया। देखिए, पैलियोजोलॉजी, जूलॉजी मीन्स क्या है, वो एनिमल से संबंधित है। बॉटनी क्या है, वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, यानी पेड़ पौधों से संबंधित है। तो इस तरह से देखिए, इसका रिलेशन किससे है, तो एनिमल से है। इसका रिलेशन किससे है, तो प्लांट से है। तो इस तरह से पैलियोलॉजी। अब देखिए, इकोलॉजी, पर्यावरण विज्ञान, पारिस्थितिकी। इसमें क्या है कि जीवों का उसके वातावरण से संबंध के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। देखिए, पर्यावरण विज्ञान यानी पारिस्थितिकी, हम जीव जहाँ रहते हैं उसके आसपास जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है, इसका मैंने कहने का मतलब है कि जीवों का
जो रिलेशन उससे है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। अर्थात हम सभी जानते हैं कि ये क्या है, इंटर रिलेशनशिप जो है ये कंटिन्यू चलता रहता है। अर्थात क्या है, हम उसके बिना हमारा जीवन भी अधूरा है। तो जैसे अगर बात करें बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स, तो इकोलॉजी के अंतर्गत एबायोटिक कंपोनेंट्स और फिर बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में नहीं। एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है अजैव। एबायोटिक का मतलब क्या होता है, अजैव, और बायोटिक का मतलब होता है जैव, जैविक कारक, अजैविक कारकों, इन सारे चीज़ों का अध्ययन हम क्या इकोलॉजी में करते हैं। जैसे जीव क्या है, हम ऑर्गेनिज्म माने किसी कारणवश जो ये बायोटिक कंपोनेंट्स है उसके द्वारा प्रभावित होते हैं। अर्थात क्या है, जीव पर उसका प्रभाव पड़ता है। और बहुत सारे जीव हैं वो किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन को फेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो नहीं कर पाते हैं। इसका डिटेल्स में इस यूनिट को जब मैं आपके बीच रखूंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। फिलहाल हमें समझते चलना है कि ये सब है क्या, क्या चीज़ है। स्टूडेंट आप ध्यान से देखेंगे तो हर कुछ समझ में आ जाएगा। अब है देखिए इकोलॉजी, पर्यावरण विज्ञान, पारिस्थितिकी। अब है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखिए अंततः मैं आपको बताने जा रहा हूं मॉलिक्यूलर यानी आणविक जीव विज्ञान। तो स्टूडेंट्स मैं बताऊं द मोस्ट रिसेंट एंड ऑल्सो द मोस्ट यहां मैं बोल सकता एक्साइटिंग एरिया ऑफ बायोलॉजी। दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग एरिया ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम क्या कहते हैं, जिसमें केमिको फिजिको जो रिलेशनशिप है जैसे कि बायोमॉलिक्यूल्स का, उसका हम अध्ययन करते हैं। और जिसमें आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आता है, उसके बाद आपका आता है कंपोजिशन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स आता है। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों का अध्ययन क्या है, हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं। तो ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग ये ब्रांच है बायोलॉजी का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह से आज का ये जो सेशन था, मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में मेरा पार्ट 2 है और इस तरह से 2-3 और आएंगे ताकि मैं अच्छे से बायोलॉजी के बारे में बता सकूं कि बायोलॉजी है क्या। और जब ये सब कुछ बता दूंगा तो बहुत अच्छे से आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे और आपकी अभिरुचि बढ़ती चली जाएगी और लगेगा कि बायोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे। और